हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका एसएसटी का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के टर्म 2 के एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे हिंदी मीडियम में। ठीक है। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, वो सारे आपके इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक के होंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपके इतिहास की बुक से आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 और 3 ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो आपके पास ज्योग्राफी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। कि सबसे पहले ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, जो कि 1914 से 18 तक चला था, तो इसमें मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखिए, मित्र शक्तियां में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ऐसे ही केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मित्र शक्तियां में कौन कौन से देश थे और केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन से। और इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए ट्रिक भी लिख दिया है। ठीक है। जैसे कि ये जो RBF लिखा हुआ है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर R का मतलब है रसिया यानी कि रूस, B का मतलब ब्रिटेन यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन भी है, और F का मतलब है फ्रांस। इसी तरह से जो केंद्रीय शक्तियां हैं इसके लिए आप ये GAT याद रखेंगे। इसमें हमारा G से हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, G से जर्मनी, और A से हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया, और T से तुर्की। ठीक है। इसी तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, मित्र राष्ट्र के लिए आप ये याद रखेंगे SSBF, और धुरी राष्ट्र के लिए आप ये याद रखेंगे जिग, JIG। ठीक है। देखिए, SSBF से क्या बनेगा हमारा, S का मतलब हो जाएगा सोवियत यूनियन, और दूसरा S का मतलब हो जाएगा हमारा ये संयुक्त राज्य अमेरिका, B का मतलब हो जाएगा ब्रिटेन, और F का मतलब हो जाएगा फ्रांस। इसी तरह से जो धुरी राष्ट्र में है इसके लिए आपको जिग याद रखना है, जिसमें J का मतलब हो जाएगा हमारा ये जापान, I का मतलब हो जाएगा इटली, और G से हो जाएगा जर्मनी। ठीक है। तो आपको मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के लिए SSBF और जिग याद रखना है। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध में ये मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां के लिए RBF और GAT याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, कि अप्रैल थीसिस क्या है। तो आपको अप्रैल थीसिस के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर आंसर, कि महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे तथा उन्होंने 3 मांगे की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। वे 3 मांगे क्या थी, पहला था युद्ध की समाप्ति, दूसरा था सारी जमीनें किसानों के हवाले, और तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात कैसे थे। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर देखिए, कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा था। दूसरा पॉइंट है कि लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी थी। तीसरा पॉइंट है कि कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का हक था। और चौथा पॉइंट है कि मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि रूढ़िवादियों एवं समाजवादियों में क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले रूढ़िवादी के बारे में देखिए, कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उदारवादियों एवं परिवर्तनवादियों का विरोध। दूसरा है अतीत का सम्मान। तीसरा है बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो ये रूढ़िवादियों की विचारधारा थी। ठीक है। ऐसे ही समाजवादी के बारे में देखिए, पहला पॉइंट है कि निजी संपत्ति का विरोध। दूसरा है सामूहिक समुदायों की रचना। तीसरा है सरकारों द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, और चौथा है सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। तो ये आपको जो है, ये जो देख रहे हैं 3 पॉइंट, ये रूढ़िवादी के बारे में याद रखना है। और ये जो 4 पॉइंट्स है, हालांकि आप 3 भी याद कर सकते हैं यहाँ तक, तो ये आपको समाजवादी के बारे में याद रखना है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट पॉइंट में प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए। दूसरा पॉइंट है कि सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। तीसरा पॉइंट है कि फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर है कि नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। तीसरा पॉइंट है कि निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। चौथा पॉइंट है कि व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और पांचवा पॉइंट है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर एशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि खूनी रविवार की घटना का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट पॉइंट में रूस के जार का शासन अत्याचार पूर्ण होना। दूसरा हमारा है जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न। तीसरा पॉइंट है कि मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला। चौथा पॉइंट है कि हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 घायल हुए। पांचवा पॉइंट है यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1917 की रूस में हुई अक्टूबर क्रांति का वर्णन करें। तो आंसर देखिए इसका कि यह क्रांति का दूसरा दौर था। दूसरा पॉइंट है कि फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली थी। और तीसरा पॉइंट है वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि ना दिला सका। और चौथा पॉइंट है अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। पांचवा पॉइंट है कि केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया, शासन लेनिन के हाथ में आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखिए कि जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा। दूसरा पॉइंट है कि उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण। तीसरा पॉइंट है विकास के लिए आर्थिक नियोजन। चौथा है साम्राज्यवाद का अंत। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि उदारवादियों एवं परिवर्तनवादियों में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले उदारवादी के बारे में देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है सभी धर्मों का आदर। दूसरा है अनियंत्रित सत्ता के विरोध। तीसरा है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के पक्षधर। चौथा है प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में। तो ये था 4 पॉइंट जो कि उदारवादी के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तनवादी के बारे में देखिए कि पहला पॉइंट है बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर। दूसरा पॉइंट है विशेषाधिकार का विरोध। तीसरा पॉइंट है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध। और चौथा पॉइंट है महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। तो इसमें आप देख सकते हैं उदारवादी के बारे में आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और परिवर्तन के बारे में यानी कि परिवर्तनवादी के बारे में ये 4 पॉइंट्स। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। तो इसका आंसर देखिए कि गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। दूसरा है कि केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया। तीसरा है किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि वर्साय में हुई संधि की शर्तें बताएं। तो इसका आंसर देखिए युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना। दूसरा है अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। तीसरा है कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े। चौथा है 6 अरब पाउंड का जुर्माना। और पांचवा है सेना पर अंकुश और खनिज संसाधनों पर कब्जा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखिए कि जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। दूसरा पॉइंट है कि जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया।
तीसरा पॉइंट है कि स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। और इसके बाद चौथा पॉइंट है कि 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंग में दाखिल करा दिया जाता था जो एक युवा संगठन था। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि 14 साल की उम्र में सभी बच्चों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। तो पहला आंसर देखिए इसका, पहला पॉइंट यानी कि नाज़ी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता था। दूसरा पॉइंट है कि उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। तीसरा पॉइंट है कि ऐसा पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता था। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि नाज़ीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसका आंसर देखिए कि जर्मनी में हिटलर के अधीन नाज़ीवाद का उत्थान हुआ। दूसरा पॉइंट है तानाशाही आंदोलन था। तीसरा है कि संसदीय संस्थाओं का विरोध। फिर इसके बाद चौथा एक ही नेता के शासन का गुणगान। पांचवा है विभिन्न संगठनों के विरोध। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो इसका आंसर देखिए पहले पॉइंट में कि वाइमर गणराज्य के असफल होने पर नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। दूसरा पॉइंट है कि हिटलर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। और तीसरा पॉइंट है कि हिटलर यूथ जर्मन युवाओं को सेना में भर्ती होने का जन समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी। तो इसका आंसर देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया परंतु सदा के लिए युद्ध को समाप्त नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कि पराजित राष्ट्र जर्मनी पर अपमानजनक वर्साई की संधि थोपी गई। तीसरा पॉइंट है कि विजित राष्ट्रों की आशाएं पूरी नहीं हुई। चौथा पॉइंट है कि जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया और राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। और लास्ट पॉइंट है कि एक दूसरा युद्ध उसकी आशाओं को पूरा कर सकता था। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 1929 से 1932 की आर्थिक महामंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखिए कि इन 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। दूसरा पॉइंट है फैक्ट्रियां बंद हो गई। फिर इसके बाद निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। तो इस वीडियो में हमने टोटल 17 क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके आंसर भी आपने देखा। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो आपका 2 और 3 है इतिहास की बुक का, तो इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप इन सब की प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए इस क्वेश्चन आंसर का तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये जो PDF है ये मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।